सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 1 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। स्वागत है सबका आज नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे पिछले साल लगातार हमने कंटिन्यू करा आपके साथ करंट अफेयर्स का सफ़र, इस साल भी ऐसे जारी रखते हैं और कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो आपके साथ साझा भी करेंगे। प्रथम पृष्ठ पे बुनियादी उद्योगों में उत्पादन नवंबर में धीमा 4.3% पर। 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन नवंबर 24 में धीमा होकर 4.3% रहा। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। एक साल पहले इसी माह में यह 7.9% था। देखिए, बुनियादी उद्योग और बुनियादी उद्योगों में बहुत ही सरकार को भी ध्यान से का देखना पड़ता है कि वो क्षेत्र चलते रहें, क्योंकि उनका सीधा असर अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपका सामाजिक जीवन पे भी पड़ता है। तो नवंबर में हमें यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। और संपादकीय शुरू करेंगे आज का सुविचार से। साधनों द्वारा नहीं बल्कि नैतिकता के बल पर ही मनुष्य और उनके कर्मों पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। कार्लाइल साहब ने ये बात कही। और आज का प्रथम संपादकीय है पारदर्शिता का प्रश्न। पिछले कुछ समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्चाफोड़, धांधली और अपारदर्शिता के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इससे लेकर छात्र आंदोलन पहुंचते हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाते देखे जाते हैं। बीता वर्ष शिक्षा के मामले में सबसे अधिक इसलिए सुर्खियों में रहा कि उस दौरान लगातार परीक्षाओं पर विवाद उठते रहे। चाक चौबंद माने जाने वाले राज्य सेवा आयोगों की परीक्षाओं में भी पर्चाफोड़ की घटनाएं हुई। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर गंभीर आरोप लगे। कर्मचारी चयन आयोग, पुलिस भर्ती परीक्षा, यूजीसी की पात्रता परीक्षा आदि में पर्चाफोड़ के मामले सामने आए। कई परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी, कईयों में पर्चाफोड़ करने वाले गिरोह पकड़े गए। फिर भी स्थिति ये सुधार की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान पर उठा विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार राज्य लोक आयोग ने भी ऐसे ही फैसला सुना दिया, जिसे लेकर छात्र आंदोलन पर उतर गए हैं। देखिए मेरे साथियों, आज की तारीख में बड़ी समस्या चल रही है आयोगों के साथ। छात्र बस एक ही डिमांड रखते हैं कि आप पेपर पेपर कराते रहिए, समय से कराते रहिए, छात्र देते रहेंगे और होगा नहीं होगा बात की बात है। अपना कुछ साल तक परीक्षा देंगे और फिर अपना कुछ और रास्ता पकड़ लेंगे। समस्या यहाँ पे क्या आ रही है कि पेपर हो भी नहीं रहे हैं, और हो रहे हैं तो इतनी धांधली में हो रहे हैं, इतनी करप्शन से निपट रहे हैं, या तो लीक हो जा रहा है या कुछ गलती हो जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि जो आयोग हैं वो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। कभी कोई पकड़ा नहीं जाता है, कभी किसी पे जेल नहीं होती है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं करा जाता है, और सारी गलती छात्र को डाल दी जाती है कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप असामाजिक तत्व हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। छात्र छात्र होता उसको वैसे भी कुछ नहीं होता है। वो छात्र वैसे ही परेशान रहता है, उसको एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर दूर दूर डाले जाते हैं। वैसे ही उस पे आए कि इतने कम साधन होते हैं, घर से पैसे मांग रहा होता है, उसके ऊपर वो एग्ज़ाम देने के वाले दिन इतना खर्चा करके सेंटरों तक जाता है, ठंड में, गर्मी में, बारिश में परेशान होता है। ज़्यादातर शहरों की हालत वैसे ही इतनी ख़राब रहती है, तो हम उसके लिए क्या ही कहें। कहीं पे तो आने जाने के साधन भी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे में छात्र अगर सिर्फ एक डिमांड करता है कि पेपर वेपर टाइम से कराइए, ईमानदारी से कराइए, तो गलत कहाँ है। और कभी तो जवाबदेही बने आयोग की, कभी तो जवाबदेही हो इन परीक्षा भर्ती बोर्डों की, कि क्यों देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में तुले हुए हैं। अगला संपादकीय है सूरज के खुलते सुलझे रहस्य। अभिषेक कुमार सिंह कहते हैं, सूरज वह अंतरिक्षीय पिंड है जिसे हमारी पृथ्वी पर जीवन स्पंदित है। विज्ञान की रहस्यमयी रह विज्ञान की गहराइयों में जाएं तो सूरज असल में एक डायनामो की तरह काम कर रहा है। जिस तरह डायनामो में यांत्रिकी ऊर्जा बिजली में बदलती है, उसी तरह सूर्य की सतह पर भी ऊर्जा का एक रूप में दूसरे रूप से बदलना रहता है। साथियों, अभी सूरज के अध्ययन को लेके कई विश्व में मिशन चल रहे हैं। भारत में आदित्य एल1 मिशन है, आदित्य मिशन है, पार्कर सोलार प्रोब है, ये नासा का है, पार्कर सोलार प्रोब है।
प्रोबा 3 है, इत्यादि। और ये सब मिशन सूरज को समझने के लिए कर रहे हैं। सूरज कैसे काम कर रहा है, सूरज में क्या परिवर्तन आ रहा है। सूर्य के अध्ययन के लिए हाल ही में ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 24 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के रॉकेट PSLV की 95 से कामयाबी के साथ प्रक्षेपित किया गया। कहने के लिए ईएसए प्रोबा 3 मिशन एक यूरोपीय अभियान है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता और कम लागत के मद्देनजर इसे भारत का सहयोग लिया है। देखिए, भारत इस समय विशेषकर जो लॉन्चिंग है और आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन को इतना इकोनॉमिकल बना दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है कि जो हमारे विदेशी स्पेस एजेंसीज़ भी हैं, वो भारत से अब लॉन्च कराना चाहती हैं, क्योंकि उनको खर्चा जो होता है लाने ले जाने का कम पड़ता है। चंद्रयान की तरह आदित्य L1 मिशन से भी इसरो को तमाम जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है, जिनके बल पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत खुद को मजबूती से साबित कर सकता है। कह सकते हैं कि चंद्रमा के साथ साथ सूरज के आंगन में इसरो की ये दस्तक भारत के भविष्य की नई नींव रख सकी है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेस के नाम पर लैंग्रेस पॉइंट L1 कहे जाने वाले अंतरिक्ष के एक विशेष बिंदु या स्थान पर है। बेसिकली L1, L2, L3 नाम से लैंग्रेज पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम अपने मॉड्यूल को ले जाके सूरज का अध्ययन करेंगे दूर से टेलीस्कोप से अपने। सूरज हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में थोड़ा आगे जाकर आदित्य L1 के सूर्य के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा जानने की कोशिश हो रही है, जिसका अभी तक रहस्य उद्घाट नहीं हुआ है। जैसे सौर प्रवाह, सोलर विंड्स होती हैं, सूर्य के कारण होने वाले विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलन होते हैं, सोलर विंड्स हो गई आपकी। इन सबको अध्ययन करके हम बहुत चीज़ें जान सकते हैं स्पेस के बारे में। और सूरज काम कर कैसे रहा है, सूरज ऐसे सूरज में क्या बात है कि अपने आप में बहुत ही एक अलग ही साइंटिफिक फिनोमेना पे चल रहा है। आदित्य L1 पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों की मदद से सूर्य की बाहरी सतह यानी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को जानने की कोशिश होगी, और ये पता लगाया जाएगा कि इनकी पृथ्वी पर होने वाले ऊर्जा के संचरण तथा अंतरिक्ष की हलचलों में क्या भूमिका होती है। सौर विकिरण की करीबी टोह लेने की कोशिश भी आदित्य L1 पर मौजूदा 7 पेलोड के जरिए होगी। प्रोबा 3 को भी बड़े आधुनिक तरीके से सौर लपटों के गहन अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अभियान के तहत ईएसए ने अपने 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ऑक्यूलेटर को कृत्रिम रूप से सैकड़ों बार पूर्ण सूर्यग्रहण लगाने के लिए भेजा जाए। ऐसे कर वैज्ञानिकों सूर्य के बाह्य वातावरण यानी कोरोना के रहस्यों को उलझाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज के चारों ओर दिखने वाला चमकीला सफ़ेद घेरा ही असल में कोरोना है, जो सामान्य अवस्था में नज़र नहीं आता। अभी प्राकृतिक रूप से ऐसा होने का संयोग बेहद दुर्लभ है, जो कोई वर्ष में एकाध बार ही होता है। दरअसल पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में स्थापित होने पर प्रोबा 3 के ये दोनों उपग्रह, ये बेसिकली प्रोबा 3 जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसके माध्यम से बहुत ही रहस्यों पे काम करेगी हमारे सूर्य को समझने के लिए। उसी को लेकर यहाँ पे कई बातें करी गई हैं। सूर्य कोरोना में खगोलविदों की रुचि होने के कुछ ठोस कारण हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि प्राकृतिक ग्रहण के दौरान चंद्रमा की वजह से सूरज की रोशनी बाधित होती है, जो सूर्य की सतह की तुलना में कई गुना ज़्यादा गर्म। कोरोना अधिक तापमान होने के बावजूद कम रोशनी बिखेरता है। यह एक रहस्य है जिसे वैज्ञानिक सुलझाना चाहते हैं कि कोरोना आपकी तरीके से ना आउटर लेयर हो जाती है आपकी सूर्य की, जो बहुत ही गर्म है। उसमें उसी में अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोलार स्टॉर्म से लेके सोलार विंड्स। साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि ये क्या हैं और इनका असर जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, वो कितना खतरनाक हो सकता है या कितना प्रभाव डाल सकता है आने वाले समय में मैग्नेटिक फील्ड पे, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है,
जो हम जानते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल रूप से बात है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर रही है। और चिंता इस बात की भी वैज्ञानिकों को हो रही है कि सोलार विंड से आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर भी असर पड़ता है। कुछ कुछ समय के लिए आपके नेटवर्क्स वगैरह प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। दक्षिण कोरिया में इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया गया है, राष्ट्रपति यून सुक यूल के खिलाफ। अब आप दक्षिण कोरिया जाने की जरूरत तो नहीं है, आप ये जानने का प्रयास करिएगा प्लीज़ कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर भारत में क्या है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, महाभियोग, क्योंकि इन्होंने असल में मार्शल लॉ लगाया था, आर्मी रूल लगाने का प्रयास करा था, जो कि मात्र 6 घंटे के लिए रहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ा विरोध हो गया लोगों का, एकदम प्रोटेस्ट शुरू हो गए पूरे साउथ कोरिया में। फिलहाल इनको कोर्ट ने कह दिया इनको महाभियोग चालू करा जाए, इनको कोर्ट अरेस्ट करवाएगा, इम्पीचमेंट प्रक्रिया इन पे चलाई जाएगी यून सुक यूल साहब पे। खेल जगत में वैशाली क्वालिफायर में जीती, क्वार्टर फाइनल में पहुंची। रैपिड विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी टूर्नामेंट से बाहर हुई हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए इस क्विक एनालिसिस में। इस साल फिर हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आप लोग के साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहेंगे और साथ में बहुत कुछ जानेंगे। धन्यवाद।